हेलो फ्रेंड्स, कहानी ये रिश्ता कैसे बिखर गई प्रियंका के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। तो इस कहानी का पहला भाग यदि आपने नहीं सुना है तो सुनने के लिए मेरे चैनल में जाके कहानी का पहला भाग अवश्य सुनें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। तो आज की कहानी शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अनुभवी अम्मा ने प्रियंका से कुछ निजी प्रश्न पूछे, फिर हंस दी। ये उल्टियाँ बदहजमी की वजह से नहीं है, मुझे तो लगता है खुशखबरी है। सुनकर प्रकाश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वह प्रियंका को डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक पर ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जैसे ही प्रियंका को गर्भवती घोषित किया, प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इस खबर को सुनकर खुश नहीं हुआ था। तुरंत डॉक्टर मेहरा के सामने अपने मन की बात जाहिर कर दी। डॉक्टर, हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। क्यों? परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी है। हम बच्चे के दायित्व को उठाने के लिए सक्षम नहीं हैं। प्रकाश के चेहरे पर बेचारगी के भाव देखकर प्रियंका हैरान रह गई। वह सृजनकर्ता प्रियंका धरती बीज को पुष्पित लवित होने से पहले ही उसे समूल उखाड़ कर फेंक देने को तत्पर था। काश मेरे पति ने मुझसे तो पूछा होता कि मैं क्या चाहती हूँ। प्रियंका ने दुखी मन से सोचा। प्रियंका के कुछ कहने से पहले ही डॉक्टर मेहरा ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए जवाब दिया, प्रकाश जी, आपके घर 2 बरस बाद उम्मीद की किरण फूटी है। अपने इस अंश को सहेज संभाल कर रखिए। आने दीजिए इसे इस संसार में। भुनभुनाते हुए प्रकाश घर पहुंचा। जूते की नोक से दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमरा कर खुल गया। उस पल अम्मा और अन्नू उसके इस रूप को देखकर सहम गईं। प्रकाश से पूछताछ की गई तो आंखें तरेर कर बोला, प्रियंका प्रेग्नेंट है। खुशी के अतिरेक में अन्नू ने प्रियंका को गले से लगा लिया। अम्मा ने उठकर बेटे का मस्तक चूम लिया और बधाई देते हुए बोली, यह तो खुशी की बात है बेटा। इस खुशखबरी को सुनने के लिए कब से कान तरस रहे थे। आनन फानन में अम्मा ने न जाने कितनी योजनाएं बना डाली। इधर प्रकाश कुछ और ही सोच रहा था। अम्मा की बात सुनकर उसने अपना आखिरी अस्त्र फेंका। बराबरी तो हर समय करती हो तुम औरतें, लेकिन अक्ल पासंग भर नहीं है। प्रियंका तो कम अक्ल है, लेकिन आप तो समझ सकती हैं कितने खर्चे हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं सिर पर। अभी तो अन्नू का ब्याह भी करवाना है, मकान की मरम्मत करवानी है। अगर प्रियंका की तबीयत यूँ ही गिरी रही तो इसकी नौकरी भी जाती रहेगी। जो थोड़ा बहुत कमाती है वह भी निकल जाएगा हाथ से। अम्मा ने भाग्य और तकदीर का हवाला दिया तो प्रकाश बोला, वह बीते ज़माने की बात थी, अब ऐसा नहीं होता। अम्मा की हिदायतों, प्रियंका की गुजारिशों और अन्नू की सिफारिशों के बावजूद वह चोरी छिपे डॉक्टरों से मशविरा करके प्रियंका का गर्भपात करवाने के लिए प्रयास करते रहा। खेल भी खुद खेलता था, पासा भी खुद ही फेंकता था। सही कहा है किसी ने कि मानवता का स्वरूप पुरुष है और पुरुष स्त्री को स्त्री के लिए ही परिभाषित करता है। वह स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति नहीं मानता। स्त्री अपने बारे में वही सोच सकती और बन सकती है जैसा पुरुष उसको आदेश देगा। बिट्टू को प्रियंका के ही कोख से जन्म लेना था, इसलिए शायद डॉक्टरों ने एकमत होकर प्रकाश को प्रियंका का गर्भपात न करवाने की सलाह दी थी। उस पल प्रकाश के व्यवहार ने प्रियंका के विश्वास की निधि को कर उसके अंदर विश्वास का पहाड़ जमा कर दिया। अन्नू के ब्याह की तारीख नज़दीक आ रही थी। हालांकि अन्नू की ससुराल पक्ष से दहेज की कोई मांग नहीं रखी गई थी, लेकिन मान सम्मान और बारातियों की आवभगत की अभिलाषा सभी को होती है। प्रियंका और अम्मा का रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ और बेटी का था। इसलिए वे दोनों एक दूसरे की दुख तकलीफ बिना कुछ कहे पहचान लेते थे। उस समय भी अम्मा की मजबूरी प्रियंका समझ रही थी। पैसा पास न हो तो मन छोटा होता ही है।
प्रकाश इस पूरे मामले में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। सुबह प्रियंका के साथ निकलता, शाम को उसे घर छोड़कर दोबारा निकल जाता। कहाँ जाता यह कई बार पूछने पर भी उसने कभी नहीं बताया। अन्नू क्या कहती है? बेचारी नौकरी करके जितनी रकम जमा की थी वह प्रकाश के अकाउंट में थी। प्रियंका ने पीहर से लाए जुड़ाऊ कंगन, हीरो के कर्णफूल और सोने के 2 सेट अम्मा की गोद में रख दिया। कुछ साड़ियाँ भी ऐसी थी जिनकी तह भी नहीं खुली थी, क्योंकि प्रकाश को उसका ज़्यादा घूमना फिरना, सजना संवरना पसंद नहीं था। वे भी अम्मा को प्रियंका ने दे दी। शॉपिंग, हलवाइयों, कैटरर से बातचीत, कार्ड छपवाने और बांटने तक का पूरा काम प्रियंका के जिम्मे था। प्रकाश की तटस्थता विचित्र थी। वह तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे ब्याह उसकी बहन का नहीं, किसी दूसरे की बहन का था। अम्मा के आग्रह पर अब वह सुबह शाम पापा आ जाते थे। पापा के साथ उनकी कार में बैठकर प्रियंका बाहर का काम निपटा लिया करती थी। माँ घर और चौके की देखभाल कर लिया करती थी। बहू के अति विनम्र स्वभाव को देखकर अम्मा आशीर्वादों की झड़ी लगाकर मुक्त कंठ से प्रियंका की उसकी माँ से सराहना करती। बहन जी, जितनी सुंदर प्रियंका है उतना ही सुंदर उसका मन भी है। प्रियंका जैसी बहू तो सबको नसीब हो। अन्नू का ब्याह हो गया। माँ और पापा घर लौट रहे थे। अम्मा ने एक बार फिर मेरी प्रशंसा माँ से की तो माँ के जाते ही प्रकाश के अंतःस्थल में दबा विद्रोह का लावा फूट पड़ा था। वाहवाही बटोरने का बहुत शौक है न तुम्हें? अपने जेवरात क्यों दे दिए तुमने अन्नू को? प्रियंका ने प्रकाश के साथ उसके परिवार को भी अपनाया था। फिर उस परिवार में माँ और बहन के अलावा था भी कौन? दोनों से दूरी की वजह भी क्या थी? प्रियंका ने सफाई देते हुए कहा, जेवर किसी पराये को नहीं, अपनी ननद को दिए हैं। अन्नू तुम्हारी बहन है प्रकाश, जेवरों का क्या, दोबारा बन जाएंगे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते प्रियंका, मेहनत करनी पड़ती है। प्रियंका अब भी प्रकाश के मन में उठते उद्विग्नों से अनजान थी। चेहरे पर मायूसी के भाव तीर आए थे। रूंधे गले से वह बोला, इन लोगों ने मुझे कब अपना समझा, जैसे मैं कोई पैसा कमाने की मशीन हूँ। उन दिनों 7 बजे दुकानें खुलती थीं। सुबह जाकर मामा की दुकान पर बैठता, वहाँ से सीधे दोपहर को स्कूल जाता। तब तक घर का काम काज निपटाकर माँ दुकान संभालती थी। शाम को स्कूल से लौटकर पुनः दुकान पर बैठता, क्योंकि मामा शाम को किसी दूसरी दुकान पर लेखागिरी करने का काम संभालते थे। इन लोगों ने मेरा बचपन छीना है। खेल के मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता तो माँ की गोद में सिर रख कर कई बार रोया था मैं, लेकिन माँ हर समय चुप्पी ही साधे रहती थी। मनुष्य कभी आत्मविश्लेषण नहीं करता, और अगर करता भी है तो हमेशा दूसरे को ही दोषी समझता है। प्रकाश इन सब बातों का रोना प्रियंका से कई बार रो चुका था। अपनी सकारात्मक सोच और आत्मबल की वजह से प्रियंका अलग होने में नहीं, हालात से सामंजस्य बनाने की नीति में विश्वास करती थी। हमेशा की तरह प्रियंका ने प्रकाश को एक बार फिर समझाया। अम्मा की व्यवस्था परिस्थिति जन्य थी प्रकाश। समय वैधव्य के बोझ तले दबी अम्मा को समझौतावादी दृष्टिकोण मजबूरी से अपनाना पड़ा होगा। जिसके सिर पर छत नहीं, पांव तले जमीन नहीं थी, देवर जेठ ननदों सभी ने विच्छेद कर लिया था, तो भाई से क्या उम्मीद करती। अम्मा को सहारा देकर उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी की, उन्हें आर्थिक और मानसिक संबल प्रदान किया। ऐसे में यदि माँ ने बेटे से थोड़े योगदान की उम्मीद की तो गलत क्या किया? आखिर मामा का अपना भी तो परिवार था। और फिर अम्मा भी तो हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठी थी। यही क्या कम बात है कि अपने सीमित साधनों और विषम परिस्थितियों के बावजूद अम्मा ने तुम्हें और अन्नू को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि आज तुम दोनों समाज में मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हो। यह सब सुनते ही प्रकाश आपे से बाहर हो गया। गलती की जो तुमसे अपने मन की बात कह दी। एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे माँ ने नहीं पढ़ाया। जो कुछ बना हूँ अपने बलबूते और मेहनत से बना हूँ।
उस दिन प्रकाश की बातों से उबकाई सी आने लगी प्रियंका को। पानी के बहाव को देखकर बात करने वाले प्रकाश में आत्मबल तो था ही नहीं, सोच भी नकारात्मक थी। इसलिए आत्महीनता का केंचुल ओढ़ दूसरों में मीन मेख निकालना, चिड़चिड़ाना उसे अच्छा लगता था। खुद मित्रता करता नहीं था, दूसरों को हंसते बोलते देखता तो उसे कुढ़न होने लगती थी। अन्नू अक्सर घर आती थी, कभी अकेले कभी प्रमोद के साथ। नहीं आती तो प्रियंका बुलावा भेजती थी। उसके आते ही चारों ओर प्रसन्नता पसर जाती थी। अम्मा का झुर्रीदार बेरौनक चेहरा खिल उठता, लेकिन बहन के आते ही भाई के चेहरे पर सलवटे और माथे पर बल उभर आते थे। जब तक वह घर रहती, प्रकाश यूं ही तनावग्रस्त रहता था। अन्नू के ब्याह के कुछ दिन बाद ही अम्मा ने बिस्तर पकड़ लिया था। प्रियंका का प्रसव काल भी निकट आता जा रहा था। अम्मा को बिस्तर से उठाना बिठाना काफ़ी मुश्किल लगता था। प्रियंका ने प्रकाश से अम्मा के लिए एक नर्स नियुक्त करने के लिए कहा तो वह उबल पड़ा। जानती हो कितना खर्चा होगा? अगले महीने तुम्हारी डिलीवरी होगी। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम जो चाहो कर लो। घर खर्च प्रियंका की पगार से चलता था। उसने कभी भी खुद को इस घर से अलग नहीं समझा था, न ही कभी प्रकाश से हिसाब मांगा। अन्नू के ब्याह पर भी अपने प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकाला था। फिर इस संकीर्ण मानसिकता की वजह क्या थी? किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माँ के इलाज के लिए पैसे पैसे को रोने वाले बेटे को चमचमाती हुई कार दरवाजे के बाहर पार्क करते देखकर कोई पूछ भी क्या सकता था? प्रमोद ही अम्मा की देखभाल कर रहा था। कुछ दिनों बाद अम्मा ने दम तोड़ दिया। प्रियंका फूट फूट कर रो रही थी। एकमात्र संबल जिसके कंधे पर सिर रखकर वह अपना सुख दुख बांट सकती थी, वह भी छिन गया था। माँ ढांढस बंधा रही थी। पापा, अन्नू और प्रमोद मित्रों परिजनों की सहानुभूतियाँ बटोर रहे थे। दुनिया ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर जातियों में बंटा हमारा समाज आज भी 18वीं सदी में ही जी रहा है। ब्याह शादियों में कोई आए ना आए, मृत्यु के अवसर पर जरूर पहुंचते हैं। धीरे धीरे यहाँ भी लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। माँ, पापा, अन्नू, प्रमोद प्रियंका के साथ ही ठहरे हुए थे। प्रकाश घर में रहकर भी घर पर नहीं था। एक बार वही तटस्थता उन पर भी हावी हो चुकी थी। जब मौका मिलता घर से बाहर निकल जाता और जब वापस लौटता तो उसकी सांसों से आती शराब की दुर्गंध पूरे वातावरण को दूषित कर देती। प्रबंध से लेकर पूरी सामाजिकता प्रमोद ही निभा रहा था और यह सब प्रियंका को अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आप कहानी का अंतिम भाग, जो कि तीसरा भाग है, उसे ज़रूर सुनिएगा। और कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।